बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ का जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू एडिसन डिजीज़, ठीक है, कि एडिसन डिजीज़ की इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद हमने उसकी काजेज़ वगैरह को डिस्कस किए, फिर कुछ साइन एंड सिम्टम को भी देखा, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने एड्रिनल ग्लैंड पे थोड़ा ओवरव्यू डाला कि एड्रिनल ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड की, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, उसकी सारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिसन डिजीज, ठीक है, और इसकी साइन एंड सिम्टम। फिर उसके बाद हम एडिसन क्राइसिस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। स्टूडेंट्स, ये सब जो है ना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पैथोफिजियोलॉजी 2 के प्लेलिस्ट में मौजूद है, जो लेटेस्ट वीडियो आई है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे साथ आती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारे साथ 2 किडनीज हर इंसान के बॉडी में होते हैं। हर इंसान के बॉडी में 2 किडनीज होते हैं। दोनों किडनी के ऊपर जो है ना हमारे साथ एक एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है ना वो बिल्कुल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के फर्दर 2 टाइप्स है, एक को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और दूसरे को हम कहते हैं मेडुला। ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है, इससे हमारे साथ 3 किस्म के हार्मोन जो है ना वो सीक्रेट होते हैं। उसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजेंस, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजेंस है, इसको हम स्टेरॉयड हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये स्टेरॉयड हार्मोन जब हमारी बॉडी में कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एडिसन डिजीज, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये सारे हमारे साथ अब पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो डैमेज होता है। जब वो डैमेज हो जाता है या तो प्राइमरी काज की वजह से या सेकेंडरी काज की वजह से, ठीक है। जब ये डैमेज हो जाता है तो उसके बाद क्या होती है, हमारे साथ ये जो ग्लैंड होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है, उसकी एट्रोपी यानी श्रिंकेज हो जाती है। जब वो श्रिंक हो जाती है तो इसकी वजह से जो कॉर्टिसोन है एंड एल्डोस्टेरोन है, जो कि हमने बताया कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन, उसकी कमी आ जाती है। जब उसकी कमी आ जाती है तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ग्लूकोज लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना है, इसके लिए भी ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है कि हमारे साथ जो इम्यूनिटी है उसको कंट्रोल करना, उसको सप्रेस रखना, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन भी इस हार्मोन्स का होता है, ठीक है। जब ये हार्मोन हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए तो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जो है ना जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी डिग्रेडेशन हो जाती है, उसकी भी क्या हो सकती है, वो भी खराब हो सकती है, ठीक है, वो भी तबाह हो सकती है। तो इस वजह से हमारे बॉडी के लिए, ये हमारे बॉडी के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ना ये 90% किस वजह से होती है, जब हमारे साथ एड्रिनल ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। 80% जो है ना ये ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकती है, यानी ऑटो इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी जो है ना वो एड्रिनल ग्लैंड पे क्या करती है, उस पर इफेक्ट डालती है, उसको खा लेती है, ठीक है। तो उस वजह से हमारे साथ जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी श्रिंकेज जो है ना हो जाती है, वो खराब हो जाता है और उसकी वजह से ये जो कॉर्टिसोन है उसकी कमी आ जाती है, ठीक है। 20% जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है। तो ये सारे आप लोगों ने याद रखना है कि किस तरह से जो कॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरोन है वो कम हो सकती है, ठीक है। तो ये इसी तरह से जब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना वो डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से हमारे साथ जो कॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरोन है वो कम हो जाती है, जिस कंडीशन को फिर हम कहते हैं एडिसन डिसीज, ठीक है। तो ये सारी पैथोफिजियोलॉजी थी। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो साइन एंड सिम्टम हमारे साथ क्या हो सकते हैं कि अगर एक बंदे को एडिसन डिजीज हो गई है तो उसकी साइन एंड सिम्टम जो है ना वो बहुत ग्रेजुअली, स्लोली क्या होगी, वो मतलब उसमें आ जाएगी, ठीक है। उसमें बहुत स्लोली वो साइन एंड सिम्टम दिखाई देगी, वो पहले नोटिस ही नहीं होगा, फिर बाद में 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद जो है ना उसमें वो साइन एंड सिम्टम आ जाएगी। वो साइन एंड सिम्टम भी बहुत क्या है, अनकॉमन सी है। किस तरह से, मतलब कि वीकनेस होगी, ठीक है, वीकनेस कमजोरी होगी, ठीक है, जो कि आम इंसानों में भी ज़्यादा हो सकती है। फटीग होगी, थकावट, लेथर्जी, कमजोरी, ठीक है, एनरोक्सिया, भूख न लगा। लेकिन इसमें जो कॉमन वन है वो क्या है, साल्ट क्रेविंग है। साल्ट क्रेविंग यानी कि जब वो नमक
आपको देखेगी तो उसके मुंह में पानी आ जाएगी, तो उसको हम कहते हैं साल्ट क्रेविंग, ठीक है। पुअर वेट गेन आर वेट लॉस, ठीक है, यानी वो जल्दी से वेट गेन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या हो रही है, वीकनेस भी फील हो रही है, और दूसरा ये कि वो उसको भूख नहीं लग रही, तो इस वजह से उसकी वेट जो है ना वो जल्दी से गेन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, यानी स्किन की कलर जो है ना वो डार्क होगी, ठीक है। एंड कभी कभार क्या हो सकती है, ब्राउनिंग ऑफ द स्किन भी हो सकती है। किस तरह से, यानी ये जो स्किन है इसमें एक जगह व्हाइट होगी तो दूसरी जगह बहुत डार्क ब्लैक होगी, ठीक है। इस तरह से दूसरी जगह व्हाइट एंड ब्लैक, इसी तरह से कलर स्किन की होगी। ये मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर करने वाली हूँ, पर वहाँ से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरह से ब्राउनिंग स्किन होती है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगी, एनवीडी का क्या मतलब है, नाज़िया, वोमिटिंग एंड डायरिया होगी, ठीक है, जो कि हमारे साथ सिम्टोमेटिक क्या है, सिम्टम्स है किस चीज़ की, हाइपोग्लाइसीमिया की, जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। और ग्लूकोज लेवल क्यों कम होगी, क्योंकि हमारे साथ जो कॉर्टिसोल लेवल है वो सिक्रीट नहीं हो रही है, वो कम हो गई है, तो इस वजह से ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आता है जिसको हम कहते हैं एडिसन क्राइसिस, ठीक है, एडिशन क्राइसिस जो है ना, ये हमारे साथ एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ के लिए बहुत खतरनाक कंडीशन होता है। इसकी वजह से लाइफ जान भी जा सकती है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, ठीक है। नीड मेडिकल अटेंशन एज सुन एज पॉसिबल। सीवियर हाइपोटेंशन इसमें होगी, ठीक है। दूसरा ये कि वीकनेस होगी, फेलर, कलर जो है ना वो बिल्कुल फेलर यानी जर्द होगी, फीवर होगी बहुत तेज, ठीक है, बुखार होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, कंटिन्यूसली उसको वॉमिटिंग आएगी, ठीक है। एंड डिहाइड्रेशन होगी क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से फिर हमारे साथ हाइपोग्लाइसीमिया एंड सीजर भी होगी। जब हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से कोमा भी हो सकती है, कोलैप्स भी हो सकती है। यानी सर्कुलेटरी कोलैप्स का क्या मतलब है, यानी जो सर्कुलेशन है वो उसकी फेलियर भी हो सकती है, ठीक है। सर्कुलेटरी फेलियर को हम सर्कुलेटरी कोलैप्स कहते हैं। एंड शॉक में भी बंदा जा सकता है जब हमारे साथ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यानी एडिशन क्राइसिस आ जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी किसी को एडिशन क्राइसिस हो जाए तो एज सुन एज पॉसिबल उसको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। एडिशन क्राइसिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। ये हमारे साथ एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर इसको ट्रीटेड न कर सका जल्द से जल्द तो इसकी वजह से शॉक एंड डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती है कि एक्सट्रीमली वीकनेस होगी, ठीक है। सडन सीवियर पेन हो सकती है लोअर बैक में एंड बेली में, पेट में एंड लेग्स में, ठीक है। फीलिंग रेस्टलेस, उसको रेस्टलेस मतलब बेसुकूनी से महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज्ड कभी रहता है, कभी वो डरता है, कभी वो एंजाइटी में होता है, ठीक है। उसके बहुत सारे मेंटल चेंजेस आते हैं तो इस वजह से उसको सुकून नहीं मिलेगा। सीवियर वॉमिटिंग होगी, ठीक है, डायरिया होगी तो इस वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। इसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर भी लो हो सकती है, ठीक है। एंड इसी तरह से हमारे साथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चक्कर आना भी हो सकती है, वो अपना कॉन्शियसनेस लेवल जो है ना वो भी लॉस कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं डायग्नोजिंग टेस्ट की तरफ। जब भी किसी को एडिसन डिजीज़ हो तो उस दौरान उसकी जब हम डायग्नोजिंग टेस्ट करेंगे तो इसकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट जब हम देखेंगे तो उसका जो बीपी होगा वो हमेशा लो होगी, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर लो होगी, उसका पोटेशियम लेवल हाई होगा क्योंकि सोडियम जो है ना वो कम हो गया है, ठीक है। उसकी वजह से हमारे साथ पोटेशियम लेवल हाई हुई। अच्छा, कॉर्टिसोल लेवल जो है ना वो भी लो होगा, क्यों? क्योंकि एडिसन डिजीज़ है, जो एड्रेनल ग्लैंड है वो डैमेज हो गया है, ठीक है। इसी तरह से 6 हार्मोन जो है ना उस पर कोई असर नहीं होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। अच्छा, एब्डोमिनल एक्सरे एंड सिटी स्कैन, जब उसकी एब्डोमिनल एक्सरे एंड सिटी स्कैन करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि उसकी एड्रेनल ग्लैंड जो है ना वो कितना डैमेज हो गया है, ठीक है, उसकी एड्रेनल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया है कि नहीं। ब्लड इसिनोफिल काउंट करेंगे, ठीक है, यूरिन कॉर्टिसोल टेस्ट करेंगे एंड अदर टेस्ट में बी यूज्ड फॉर कंफर्मेटरी टूल्स, ठीक है। इसी तरह से अदर टेस्ट। अच्छा, ये जो यूरिन कॉर्टिसोल टेस्ट होता है इसमें यूरिन के जरिए से हम कॉर्टिसोल लेवल को मालूम करते हैं, ठीक है। और जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कर देते हैं, सीबीसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए से हम इसिनोफिल्स को मालूम करते हैं। इसिनोफिल्स वो होते हैं जो कि हमारे साथ क्या करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट अपना फंक्शन शो कर रहा है, ठीक है। यानी इन्फ्लेमेशन ये हमारे साथ फाइट करती है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के साथ, जो इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया आई है, वायरस आ रही है तो उसके खिलाफ ये फंक्शन करती है, ठीक है। ये हमारे साथ फाइट वाली WBC है कि जो इन्फेक्शन वगैरह काज करती है जो एजेंट, तो उसके अगेंस्ट ये फाइट करती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होगी, ये बहुत हाई होगी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऑटो इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत जो इम्यूनिटी है वो ऑटो इम्यूनिटी उसकी वजह से क्या हो गई है, एड्रेनल ग्लैंड जो है ना वो खराब हो गए है, तो उस वजह से हमारे साथ WBC जो है ना उसकी काउंट बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन भी हो गई है।
अच्छा, अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमारे साथ क्या होगी, इसके लिए हम तो लाइफ टाइम के लिए या तो रिप्लेसमेंट जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी है वो करेंगे, ठीक है। उसको या तो ओरली देंगे या IM के ज़रिए से उसकी हार्मोन थेरापी करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे साथ यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सपेंसिव थेरापी होती है, ठीक है, एंड कैन नॉट स्किप डोजेस के डोजेस हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते। अगर एक बार स्किप किया तो क्राइसिस में भी अकर, ठीक है, क्राइसिस हो सकती है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर में इंक्रीज द मेडिकेशन डोजेज इन टाइम ऑफ इन्फेक्शन, इंजरी और स्ट्रेस। अगर एक बंदा है उसमें उसको इन्फेक्शन आया है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गई है, इंजरी हो गई है, या वो स्ट्रेस में है, उसके फैमिली में कोई डेथ वगैरह हो गई है, तो उस दौरान क्या करेगी, उसकी जो मेडिकेशन डोजेस है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है ना वो उसके लिए बढ़ाएगी, थोड़ा ज़्यादा करेगी, ताकि उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट या उसकी इंजरी मैनेजमेंट हो सके, ठीक है, जल्दी से जल्दी। ड्यूरिंग एन एडिसन क्राइसिस hydrocortisone injection are required immediately along with low blood pressure treatment, ठीक है। क्या करेंगे, जब हमारे साथ एक बंदा है और उसको एडिसन क्राइसिस हो गई है, तो उस दौरान उसके लिए एक इंजेक्शन को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन, ठीक है। ये वो इंजेक्शन होती है जिसको हम जितनी जल्दी हो सके उसको क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, ताकि उसकी जो एडिसन क्राइसिस है वो जल्दी से ठीक हो जाए, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको ट्रीट कर ले, ठीक है। और उसके साथ साथ हम ब्लड प्रेशर को भी क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ताकि उसकी जो लो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाए, बैलेंस में हो जाए, ठीक है। सिमिलर टू इंडिविजुअल विथ सीवियर एलर्जीज टू कैरी एपीपेन्स, ठीक है। एपीपेन्स हमारे साथ कौन से इंजेक्शंस होते हैं, जो आप लोगों ने देखे होंगे, एपिनेफ्रिन, नॉनिफ्रिप्रिन के इंजेक्शंस, ठीक है। तो ये जो एपिनेफ्रिन इंजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे साथ एनाफाइलेक्सिस, कार्डियक अरेस्ट एंड और किस चीज़ के लिए, आस्थमा वगैरह, दमा के लिए, ठीक है, तो इसके लिए यूज़ होते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी एलर्जिक मेडिसिन है जैसे कि एपिनेफ्रिन इंजेक्शंस वगैरह हो गए वो हम क्या करेंगे उस दौरान एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। एंड सम पीपल विद एडिसन डिजीज आर थॉट to give themselves an emergency injection of hydrocortisone during stressful situation, ठीक है। और अगर किसी बंदे को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया है तो उस दौरान उसे क्या करना चाहिए, वो जल्दी से अपने एडिसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या उसकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए वो जल्दी से अपने लिए एक हाइड्रोकॉर्टिसोन लेवल का जो इंजेक्शन होता है वो जल्दी से लगा लेता है, ठीक है। अब प्रोग्नोसिस क्या है, तो उसकी प्रोग्नोसिस जो है ना वो हमारे साथ क्या होती है कि एक तो ये है कि उसकी जो हार्मोन थेरापी है वो करेंगे, ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी। मोस्ट पीपल विद एडिसन डिजीज आर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ, ठीक है। और एडिसन डिजीज़ के साथ साथ ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि एडिसन डिजीज़ के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजार लेती है, ठीक है। मतलब लाइफ टाइम के लिए उसे एडिसन डिजीज़ भी होती है, अपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी भी करती है और अपनी ज़िंदगी भी गुजार। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिंग की तरफ। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हमारे साथ क्या है कि हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि एक पेशेंट को क्या हो गई है, एडिसन डिजीज़ हो गई है, तो उसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस क्या ही होगी, ठीक है। तो जब हम नर्सिंग डायग्नोसिंग करेंगे तो उस दौरान हमारे साथ जो फ्लूइड वॉल्यूम होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हाइपोवोलीमिया हो गई है, जो हमारे साथ जितनी भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो कम हो गया है, ठीक है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि हमारे साथ जो मैंने आप लोगों को बताया कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है ना वो भी हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके बैलेंस भी एड्रेनल ग्लैंड का काम होता है, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो उसका काम होता है। तो अगर हमारे साथ एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा है, उससे हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हमारे साथ हाइपोवोलीमिया यानी जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो कम हो सकती है, ठीक है। सेकेंडरी टू एड्रेनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है कि इनफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू, इसकी जो पेरिफेरल टिश्यूज होगी ना वो क्या होगी, वो इनफेक्टिव परफ्यूजन इसमें हो गया होगा। क्यों परफ्यूजन हो गया होगा, परफ्यूजन का क्या मतलब है, यानी उसमें ब्लड फ्लो जो है ना वो सही से नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी ब्लड फ्लो क्यों सही से नहीं होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गई है, ठीक है। अच्छा, एंजाइटी होगी, एंजाइटी क्यों होगी, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मुझे क्या हो गया है, ठीक है। उसको इस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, इस वजह से वो क्या होगी, उसको एंजाइटी होगी, ठीक है। और दूसरा ये कि उसके कॉर्टिसोल लेवल जो है ना वो भी कम हो गया है, तो इस वजह से भी उसकी एंजाइटी होगी, डर होगी, स्ट्रेस होगी, ठीक है। डिस्टर्ब बॉडी इमेज, उसकी बॉडी इमेज जो है ना वो डिस्टर्ब होगी। क्यों डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसकी स्किन की चेंजेस आ जाएगी। स्किन की चेंजेस किस तरह से, यानी स्किन जो है ना उसमें पिगमेंटेशन आ गया होगा, ठीक है, उसकी जो कलर है वो चेंज हो गया होगा, तो इस वजह से हमारे साथ उसकी बॉडी इमेज जो है ना वो डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं इवॉल्वेशन। हम किस तरह से अब एक पेशेंट को इवॉल्वेट करेंगे, उसकी जो फर्स्ट ट्रीटमेंट थी हमारे साथ और लास्ट ट्रीटमेंट थी, ठीक है। तो इसके ज़रिए से हम किस तरह से एक पेशेंट को इवॉल्वेट करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं एज अ नर्स, ठीक है।
अच्छा, तो एज अ नर्स हम किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे कि एक्सपेक्टेड आउटकम इन अ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। अगर हम पीडियाट्रिक में देखें यानी बच्चों में देख ले, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे साथ एक्सपेक्टेड आउटकम है तो वो क्या हो सकते हैं कि द चाइल्ड मेंटेन हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी, ठीक है, उसकी जो ब्लड फ्लो है, उसकी जो हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी है, उसकी जो ब्लड फ्लो स्टेबिलिटी है, ठीक है, तो वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, हमारे साथ बच्चों में, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जो एडिसन डिजीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसमें ये चेंजेस आनी चाहिए कि उसकी जो ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एक है द चाइल्ड अचीव फ्लूइड बैलेंस, उसका जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा तो वो बिल्कुल अचीव होना चाहिए, उसका बैलेंस जो है ना वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये कि द चाइल्ड एंड फैमिली डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट रेगिमेंट, ठीक है, जितनी भी इस डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट रेगिमेंट्स वगैरह हो गए, जिस तरह से मतलब प्रिस्क्राइब कोर्स हो गए, ठीक है, मेडिकेशन का एंड ट्रीटमेंट हो गया, डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, तो उसके लिए उसके फैमिली को, उस बच्चे को आपने समझाना है, ठीक है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरह से ये एडिसन डिजीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी अब गुजारेगी, ठीक है, क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है तो उसके फैमिली वालों को भी आपने क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसे समझ में आ जाए कि ये बच्चा जो है ना इसके लिए कितने कितने रेगिमेंट्स वगैरह हुए हैं, ठीक है, कितने कितने प्रिस्क्राइब मेडिकेशन डोज आपने देना है, कितना आपने इसका कब ट्रीटमेंट करना है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम अगर आ जाए तो आपने जल्दी एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से अटेंशन लेना है, ठीक है, एंड उसके लिए कौन सा डाइट आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कौन सा चाहिए, तो ये सब आपने क्या करना है, उसको बताना है, ठीक है, उसको समझाना है। द चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव बॉडी इमेज, ठीक है, और चाइल्ड को क्या करना है, एक पॉजिटिव बॉडी इमेज उसे देना है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। ये आप लोग यहाँ से एडिसन डिजीज़ को फर्दर मोर स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे साथ क्या है, रेफरेंस है, यहाँ से मैंने सारा जितना भी ये स्लाइड्स थे वो ले गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल सके। चलो जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।